So welcome students in this class, and today's topic is objectives of government budget. We will discuss about the various objectives of government budget in this class, like reallocation of resources, reducing inequalities of income and wealth, and how to maintain economic stability, then how to manage public enterprises and economic growth or GDP growth, then reducing regional disparities in provision of public goods and creating more employment opportunities. तो आइए स्टूडेंट समझते हैं कि गवर्नमेंट बजट क्या है। आज का हमारा टॉपिक गवर्नमेंट बजट ही है। तो इसको समझने से पहले हमें ये समझना है कि आज के समय में किसी भी देश की सरकार हो, हर सरकार का एक ही लक्ष्य होता है कि वो अपने पब्लिक की जो वेलफेयर है, उसकी जो सोशल वेलफेयर है, उसको मैक्सिमाइज कर सके, उसको बढ़ावा दे सके, उसको मैक्सिमाइज कर सके, बढ़ाया जा सके उसको। और इसके लिए सरकार को बहुत तरह के खर्चे करने होते हैं, चाहे वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे है या इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे है। और इन सभी एक्टिविटीज़ पे सरकार को बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। और ये जो एक्सपेंडिचर करना है या इनकम कहाँ से आएगी, उसके लिए एक बहुत सारी एप्रोप्रिएट प्लानिंग और पॉलिसी की ज़रूरत रहती है। तो ये सब चीज़ें जो है कैसे मैनेज होंगी, उसका एक रोड मैप होता है गवर्नमेंट बजट। कि हम जब गवर्नमेंट बजट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट बजट में क्या चीज़ शो की जाती है कि एक फिस्कल ईयर के लिए गवर्नमेंट का जो एक्सपेक्टेड रिसिप्ट है और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर है, उसका एक एनुअल स्टेटमेंट जो है, उसको हम गवर्नमेंट बजट कहते हैं। तो गवर्नमेंट बजट में दो चीज़ें जो है अनफोल्ड होती हैं, दो चीज़ों के बारे में डिस्कशन होता है। एक तो है कि जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट रही है पिछले एक साल में, उसके बारे में चर्चा होती है कि सरकार ने पिछले एक साल में उसकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रही है वो कैसी रही है, सरकार ने क्या क्या काम किए, कहाँ कहाँ पैसा खर्च किया, कितना पैसा खर्च किया, कितनी इनकम थी, उसके बारे में भी एक जानकारी जो है उसमें अनफोल्ड की जाती है, उसको बताया जाता है। और साथ में ही जो फाइनेंशियल प्रोग्राम्स हैं या पॉलिसीज है गवर्नमेंट की अगले एक साल के लिए, उसका भी इसमें जिक्र होता है। मतलब उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होता है कि आने वाले एक साल में सरकार के पास डिफरेंट सोर्सेज से कितना रिसिप्ट होगा, कितनी प्राप्ति होगी, और कितना कितना उसका एक तरह से एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर है अलग अलग हेडिंग्स पे। उन सब चीज़ों के बारे में गवर्नमेंट बजट में प्रोविजंस रखे जाते हैं। तो जब हम गवर्नमेंट बजट की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट बजट को सिंपल वर्ड्स में अगर हम डिफाइन करें तो गवर्नमेंट बजट क्या है, ये एक एनुअल स्टेटमेंट है। किस चीज़ का? एक्सपेक्टेड रिसिप्ट एंड expected expenditure of what? Government, and that is during the fiscal year। जब हम फिस्कल ईयर की बात करते हैं तो इसका मतलब है 1 अप्रैल टू 31 मार्च के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है, उसको हम फिस्कल ईयर कहते हैं। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से गवर्नमेंट बजट का मतलब है कि ये एक तरह की एनुअल स्टेटमेंट है, ये वार्षिक एक स्टेटमेंट है, विवरण है। किस चीज़ का विवरण है? कि सरकार की जो संभावित आय है, प्राप्ति है, रिसिप्ट है, वो कितनी होगी, और सरकार का जो संभावित खर्चा है अलग अलग हेडिंग्स पे, उसका सम टोटल कितना है, उसकी एक एनुअल स्टेटमेंट जो है उसको हम गवर्नमेंट बजट कहते हैं। अब गवर्नमेंट बजट जो है उसको कौन प्रिपेयर करता है?
तो गवर्नमेंट बजट को गवर्नमेंट ही प्रिपेयर करेगी, और ये जो गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर होता है ये एट ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट प्रिपेयर किया जाता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरे देश के लिए एक बजट तैयार करती है, इसी तरह जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं अलग अलग स्टेट्स की, वो अपने स्टेट के लिए एक एनुअल बजट तैयार करती हैं, और लोकल गवर्नमेंट्स भी जो होती हैं वो भी अपना एक बजट तैयार करती हैं। इसी तरह से अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हर साल जो बजट प्रेजेंट होता है वो 1 फरवरी को किया जाता है। 1 फरवरी को हर साल इंडिया में बजट जो है वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है। ये मैं यूनियन बजट की बात कर रहा हूँ, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बजट बनाया जाता है। और इस बजट को हर साल जो है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ कंट्री जो है उसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं। तो इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो यूनियन बजट 2020-21 की कुछ क्लिप्स दिखाई गई हैं। ये आपका यूनियन बजट है, और जैसे इस बजट को पेश करने वाली जो हमारी वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर मैडम निर्मला सीतारमन जी, उनका भी आपको यहाँ पे क्लिप दिखाई दे रहा है। और ये साथ में अलग अलग जो फाइनेंस स्टेट मिनिस्टर्स हैं उनकी यहाँ पर कुछ क्लिप्स आपको नज़र आ रही हैं। तो ये यूनियन बजट 2020-21 का एक क्लिप आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। नाउ द टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, कि सरकार का जो बजट बनता है, सरकार जो बजट बनाती है उसके उद्देश्य क्या है, सरकार बजट को क्यों बनाती है। तो इसके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं, तरह तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ, मेन ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो पहला ऑब्जेक्टिव जैसे हमारा है कि रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का पुनः वितरण करना, और दूसरा है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ, कि जो आय और संपत्ति में जो असमानता है डिस्ट्रीब्यूशन में उसको कम करना। और तीसरा ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, आर्थिक स्थिरता को बनाना, अर्थव्यवस्था में उसको मेंटेन करना। एंड नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, तो जैसे सरकार के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उसको मैनेजमेंट उसका करना है, उसको कैसे मैनेज करना है, उसके लिए भी प्रोविजंस रखे जाते हैं। उनकी भी जो एनुअल परफॉर्मेंस है उसको भी बजट में ध्यान रखा जाता है। और उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक ग्रोथ, कि देश की जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ, उसको कैसे बढ़ाया जाए उसके बारे में भी चर्चा होती है गवर्नमेंट बजट में, उसमें भी प्रोविजंस रखे जाते हैं। एंड सिमिलरली रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज, कि देश के अंदर जो अलग अलग रीजन्स हैं उसके अंदर जो एक तरह से इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैं, असमानताएं हैं, उनको कैसे समाप्त किया जाए। और उसके बाद है प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स को कैसे अवेलेबल करवाया जाए इकोनॉमी के अंदर। एंड आफ्टर दैट हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं गवर्नमेंट बजट के, और इन सब ऑब्जेक्टिव्स को हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव हमारा है वो है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, कि रिसोर्सेज को रीएलोकेट करना। तो रिसोर्सेज को रीएलोकेट जो है वो नेशनल प्रायोरिटीज के हिसाब से किया जाता है, और उसमें दोनों ही तरह की प्रायोरिटीज को सामने रखते हैं, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज एंड सोशल प्रायोरिटीज के हिसाब से रिसोर्सेज को रीएलोकेट करने की एक कोशिश की जाती है गवर्नमेंट बजट के माध्यम से।
उसका एक तरह से रीअलोकेशन करना, दोबारा से उसका एलोकेशन करना या उसका पुनः वितरण करना, इसको भी हम रीअलोकेशन कहते हैं। तो सरकार इसको कैसे करती है? देखो, सरकार का या किसी भी देश का जो इकोनॉमिक प्रायोरिटी होती है वो होता है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाए, लाभ को अधिकतम किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। और सोशल प्रायोरिटी होती है कि सोशल वेलफेयर को बढ़ाया जाए। तो सरकार को इन दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर रिसोर्सेज को रीअलोकेट करना होता है। तो सरकार उसको किस तरह से करती है? तो उसको करने के लिए सरकार दो तरह के मेथड्स यूज करती है। पहला है यूजिंग टैक्सेशन और सब्सिडीज। तो सरकार जो है टैक्सेशन का इस्तेमाल करती है या सब्सिडीज का इस्तेमाल करती है, ताकि जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो वो सही तरीके से हो। तो उसको करने के लिए जैसे पहला पॉइंट है कि हैवी टैक्सेशन ऑन हार्मफुल प्रोडक्ट्स, कि जो नुकसानदायक जो प्रोडक्ट हैं, जिस तरह से लीकर है, शराब एंड सिगरेट है, या इस तरह के और जितने भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर सरकार क्या करती है? हैवी टैक्सेस लगाती है। हैवी टैक्सेशन से क्या होता है? वो प्रोडक्ट जो है वो महंगे हो जाते हैं। अब जब महंगे होंगे तो उसकी जो डिमांड है वो लिमिटेड होगी, उसका प्रोडक्शन कम किया जाएगा। इसका मतलब है उसके प्रोडक्शन पे जो रिसोर्सेज एलोकेट होंगे वो कम होंगे, वहां पर कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल होगा। और दूसरी तरफ सब्सिडीज फॉर द यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक खादी प्रोडक्ट्स, या बहुत सारे और दूसरे प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं कि जिनको सरकार चाहती है कि उसकी अवेलेबिलिटी बढ़े, उसका प्रोडक्शन भी बढ़े, क्योंकि वो एक तरह से सोशल वेलफेयर को बढ़ावा देता है। तो उन प्रोडक्ट्स के ऊपर सरकार जो है वो सब्सिडी प्रोवाइड करती है ताकि उसके प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। और दूसरा जो एक तरीका है सरकार का उसको रीअलोकेट करने के लिए, वो है कि सरकार जो है डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज विच प्राइवेट सेक्टर डू नॉट वांट टू प्रोड्यूस, कि सरकार उन चीजों का, उन गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करे कि जिनको प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्रोड्यूस नहीं करना चाहता है। जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसे गुड्स हैं, ऐसी सर्विसेज हैं जिनको प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसको उसमें बेनिफिट नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए कि प्राइवेट सेक्टर को कहा जाए कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बनाइए, लिंक रोड्स बनाइए, तो प्राइवेट सेक्टर उसके लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसको वहां से रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, या होगा भी तो बहुत लंबे टाइम में उसकी रिकवरी हो पाएगी। तो प्राइवेट सेक्टर जो है इस तरह के रोड्स नहीं बनाना चाहेगा। इसी तरह अगर मान लीजिए ये कहा जाए कि प्राइवेट सेक्टर जो है उसको हॉस्पिटल्स खोलने हैं या स्कूल्स खोलने हैं, लेकिन बहुत ही नॉमिनल फीस पर जो है उनको ऑपरेट करना है, तो शायद उसके लिए भी प्राइवेट सेक्टर तैयार नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होंगी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स होंगे, प्राइवेट स्कूल्स होंगे, तो फिर वो अपने हिसाब से फीस चार्ज करेंगे, अपनी सर्विसेज के हिसाब से। तो इसके लिए सरकार को क्या चाहिए कि ऐसी चीजों का, ऐसी गुड्स का और सर्विसेज का भी, कि जिसका प्रोडक्शन जो है प्राइवेट सेक्टर नहीं करना चाहता या नहीं करेगा क्योंकि उसमें प्रॉफिट नहीं है या बहुत कम है, तो ऐसी चीजों का जो प्रोडक्शन है वो किसको करना चाहिए? दिस शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट सेक्टर। तो सरकार को खुद ऐसी चीजों का प्रोडक्शन करना चाहिए जिनको प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस नहीं करेगा। सो अगला पॉइंट है, अगला ऑब्जेक्टिव है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में चाहे इनकम की बात ले लें या वेल्थ की बात ले लें, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा अनइक्वल है।
मुट्ठी भर लोग हैं, बहुत थोड़े लोग हैं जिनके पास नेशनल इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा है या पूरे देश की वेल्थ का बहुत बड़ा हिस्सा उनके पास है। और बहुत बड़ा पॉपुलेशन क्या सेगमेंट ऐसा है जिसके पास नेशनल इनकम या वेल्थ का बहुत ही थोड़ा शेयर है, वेरी वेरी लेस शेयर। तो हमारे देश में जो गैप बिटवीन द हैव्स एंड हैव नॉट्स है वो बहुत बड़ा है। अब उसको सरकार जो है गवर्नमेंट बजट के माध्यम से कैसे रिड्यूस करने की कोशिश करती है, उसके लिए यहाँ दो पॉइंट बताए गए हैं। पहला पॉइंट है कि सरकार जो है इस इनइक्वालिटी को किस तरह कम कर सकती है। उसके लिए फर्स्ट पॉइंट है इम्पोजिंग हाई टैक्सेशन ऑन रिचेस, कि जो रिच सेगमेंट है सोसाइटी का, जिसके पास बहुत ज़्यादा इनकम है या वेल्थ है या एक लेवल से ऊपर है, उसके ऊपर टैक्स को बढ़ाया जाए। तो जैसे आप देखते भी हमारे यहाँ पे इनकम टैक्स स्लैब्स जो हैं वो इनकम के बढ़ने के साथ साथ उसका रेट बढ़ता है, उसका परसेंटेज ऑफ टैक्सेशन बढ़ता है। तो सरकार की कोशिश होती है कि वो रिच सेक्शन के ऊपर जो है बजट के माध्यम से ज़्यादा टैक्सेस लगाए, हाई टैक्सेस लगाए, ताकि टैक्सेस से गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जो है वो अर्न कर सके और फिर उसी पैसे को सरकार क्या करे, स्पेंडिंग मोर ऑन द वेलफेयर ऑफ द पुअर पीपल, कि सरकार जो है वो जो पुअर सेगमेंट है सोसाइटी का या जिसके पास सुविधाएं नहीं है या जिसके पास इनकम नहीं है, उसकी वेलफेयर पर सरकार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करे, सरकार उनकी वेलफेयर पर ज़्यादा ध्यान दे। सरकार उनके लिए बहुत सारे सुविधाएं प्रोवाइड कर सकती है, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, मेडिकल केयर सर्विसेज या और भी जितने भी प्रोविजंस हो सकते हैं उस पुअर सेगमेंट के लिए सोसाइटी के, तो वो होने चाहिए। और इसी की कोशिश जो है वो की जाती है गवर्नमेंट बजट के माध्यम से। तो सरकार कोशिश करती है कि बजट में टैक्सेशन रेट को बढ़ाया जाए रिच सेक्शन के ऊपर, उसके ऊपर बर्डन ऑफ टैक्सेस को बढ़ाया जाए और ज़्यादा जो पैसा है वो खर्च किया जाए वेलफेयर ऑफ पुअर्स पे, ताकि उनको एक बेटर लाइफ जो है वो मिल सके। तो ये था आपका रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। सो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कि आर्थिक जो स्थिरता है उसको इकोनॉमी में कैसे मेंटेन किया जाए। सो इसको करने के लिए जो पहला पॉइंट हमारे पास है वो है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन यूजिंग द फिस्कल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि देश में आर्थिक स्थिरता को हम बनाए रखें, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करें। मतलब एक डिफाइंड लिमिट से ऊपर या नीचे इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन नहीं जाना चाहिए। इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन होना भी जरूरी है, और अगर एक डिफाइंड लिमिट के अंदर इन्फ्लेशन हो रहा है तो वो अच्छी बात है, वेलकम है। उससे इन्फ्लेशन से प्रोड्यूसर्स को मोटिवेशन मिलता है, और कई बार जब डिफ्लेशन होती है तो उससे भी बेनिफिट होता है, क्योंकि उससे जो कंज्यूमर्स हैं उनको फायदा होता है। तो एक लिमिट के अंदर जो है वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन होना बुरी बात नहीं है, वो एक अच्छी बात है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी है ये। लेकिन अगर एक डिफाइंड लिमिट से ऊपर या नीचे इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन जाता है तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ को नुकसान करता है। उसको हम फिस्कल पॉलिसी या बजट के माध्यम से उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए जो फिस्कल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी हम यहाँ पर सहायता लेते हैं। तो पहला जैसे इंस्ट्रूमेंट आपके पास है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कि हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के माध्यम से जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर इन्फ्लेशन की कंडीशन है तो ऐसी स्थिति में
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम किया जाना चाहिए, क्योंकि पहले से इन्फ्लेशन है, मतलब डिमांड पहले से ज़्यादा है। अब अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा देंगे तो ये और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम करना जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम कर दीजिए। और अगर डिफ्लेशनरी कंडीशन है तो उस समय अपोजिट होना चाहिए। डिफ्लेशनरी कंडीशन में जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो फ्लो ऑफ मनी टुवर्ड द पब्लिक होगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी पब्लिक के पास, उससे डिमांड बढ़ेगी। और डिमांड बढ़ेगी तो जो डिफ्लेशन है, जो प्राइसेस में लगातार कमी आ रही है, उससे इकोनॉमी बाहर आ जाएगी। तो इस तरह से हम गवर्नमेंट बजट के माध्यम से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को यूज करके इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी कंडीशंस को मैनेज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज टैक्सेस। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड टैक्सेस से आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। देखो, अगर इन्फ्लेशनरी कंडीशन है तो हमें डिमांड कम करनी होगी, मतलब लोगों के पास परचेजिंग पावर कम करनी है। उसके लिए गवर्नमेंट को टैक्सेस को बढ़ाना चाहिए। टैक्सेस बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, लोगों के पास परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। तो उससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। ऑन द अदर हैंड, अगर डिफ्लेशनरी कंडीशन है, डिफ्लेशन है इकोनॉमी के अंदर, तो टैक्स रेट को कम करना चाहिए, क्योंकि अगर टैक्सेस कम होंगे तो लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा रहेगी, बढ़ जाएगी एक तरह से। उससे उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और परचेजिंग पावर बढ़ने से डिफ्लेशन कंट्रोल होती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज पब्लिक बोरोइंग। तो जो पब्लिक बोरोइंग है उसके माध्यम से भी हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। पब्लिक बोरोइंग का मतलब है कि जब सरकार अलग अलग माध्यम से लोगों से पैसा इकट्ठा करती है, जैसे सपोज गवर्नमेंट ने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड बेच दिया मार्केट में, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचा गया, उससे को जब पब्लिक खरीदती है उनको, तो उससे क्या होता है कि जो पब्लिक के पास पैसा है वो गवर्नमेंट की तरफ चला जाता है, फ्लो ऑफ मनी टुवर्ड द गवर्नमेंट हो जाता है। मतलब इकोनॉमी के अंदर जो लिक्विडिटी है वो कम हो जाती है, लोगों के पास परचेजिंग पावर कम हो जाती है उससे। तो इन्फ्लेशनरी कंडीशन है तो उस समय पब्लिक बोरोइंग बढ़नी चाहिए। सरकार ज्यादा से ज्यादा पैसा बोरो करे पब्लिक से, तो पब्लिक के पास परचेजिंग पावर कम होगी, और जब परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। ऑन द अदर हैंड, अगर डिफ्लेशनरी कंडीशन है तो पब्लिक बोरोइंग को मिनिमाइज किया जाना चाहिए, कम से कम किया जाना चाहिए, या नहीं किया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ताकि पब्लिक के पास ज़्यादा फंड्स हो, उनके पास ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम हो, वो ज़्यादा परचेजेस कर सके, ताकि जो आपकी डिफ्लेशनरी कंडीशन है उसको हम मैनेज कर सकें। एंड लास्ट पॉइंट इज बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। तो देखो, जो बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई है उसको यूज करके भी हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। अगर सरकार आरबीआई से पैसा उधार ले रही है, कर्ज ले रही है, तो वो कहीं ना कहीं खर्च होगा, किसी ना किसी प्रोजेक्ट पे सरकार उसको खर्च करेगी। तो जो आरबीआई से पैसा बोरो कर रही है गवर्नमेंट, उसका मतलब है खर्चा बढ़ेगा। तो खर्चा बढ़ने से क्या होगा, पब्लिक के पास पैसा बढ़ जाएगा, तो डिमांड बढ़ेगी। लेकिन इन्फ्लेशनरी कंडीशन में हमें डिमांड को कम करना है। तो जब इन्फ्लेशन हो इकोनॉमी के अंदर, तो उस समय जो बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई है बाय द गवर्नमेंट, उसको कम करना चाहिए। कम से कम पैसा आरबीआई से उधार लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ताकि सरकार कम खर्चा करेगी, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। बट ऑन द अदर हैंड, अगर डिफ्लेशनरी कंडीशन है तो सरकार को आरबीआई से ज्यादा फंड्स बोरो करने चाहिए, ज्यादा कर्जा लेना चाहिए, ताकि उस पैसे को खर्च करे सरकार। और जब वेरियस प्रोजेक्ट पे पैसा खर्च होगा तो अल्टीमेटली कहाँ जाएगा पैसा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में तो डिवाइड होगा।
और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, उसका ऑनर कौन होता है, पब्लिक। ऑनरशिप तो पब्लिक के पास ही, हाउस होल्ड सेक्टर के पास ही, तो पैसा अल्टीमेटली पब्लिक के पास जाएगा, तो डिमांड बढ़ेगी। और जब डिमांड बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, जो आपका डिफ्लेशनरी कंडीशन है वो कंट्रोल में आएगा। योर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, कि सरकार के जो एंटरप्राइजेस हैं उसको मैनेज करना, उसके लिए भी बजट में कुछ प्रोविजंस रखे जाते हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो एस्टेब्लिश की हुई हैं, बहुत सारे एंटरप्राइजेस चलाए हुए हैं, और उनको सरकार मैनेज भी करती है, उसको ऑपरेट करती है, उसको कंट्रोल करती है, उसका मैनेजमेंट सरकार के हाथ में होता है, ताकि जो सोशल वेलफेयर है इकोनॉमी के अंदर उसको बढ़ाया जा सके। इन एंटरप्राइजेस को एस्टेब्लिश करने का मतलब ये होता है कि सोशल वेलफेयर बढ़े। और ज़्यादातर ये जो एंटरप्राइजेस हैं उन चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं जिसको प्रोड्यूस करने के लिए प्राइवेट सेक्टर या तो इंटरेस्टेड नहीं होता है, या उसको प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर करना बेनिफिशियल नहीं होता है। जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारे गवर्नमेंट के जो एंटरप्राइजेस हैं जो नेचुरल मोनोपोली के अंदर आते हैं। नेचुरल मोनोपोली कहाँ पे होती है, कि जब एक सिंगल फर्म जो है वो सभी तरह की जो गुड्स या सर्विसेज को जो प्रोड्यूस कर रही है वो मिनिमम कॉस्ट पे कर रही है। मिनिमम कॉस्ट का मतलब है कि अगर बाकी फार्म्स को हम उसमें अलाउ कर दें कंपटीशन के लिए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, जिसमें गवर्नमेंट जो है जनरली नेचुरल मोनोपोलीज जहां पर होती हैं उन एंटरप्राइजेस को गवर्नमेंट मैनेज करती है। जैसे कि गवर्नमेंट के पास अभी रेलवे है, पोस्ट ऑफिसेज हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, जिससे पब्लिक वेलफेयर बढ़ता हो, उसमें गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा ध्यान देती है, या गवर्नमेंट उन एंटरप्राइजेस पे ज़्यादा उसको पैसा खर्च करती है ताकि सोशल वेलफेयर बढ़ सके। इसके अलावा बाकी तरह के एंटरप्राइजेस भी हैं जो एक तरह से प्रॉफिट मेकिंग के लिए भी होते हैं और प्राइवेट सेक्टर के साथ कंपटीशन के लिए भी होते हैं, ताकि इकोनॉमी के अंदर बैलेंस बना रहे और जो पुअर सेगमेंट है सोसाइटी का उसको भी गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी मिलती रहे। तो उसके लिए भी जो गवर्नमेंट बजट है उसमें कई तरह के प्रोविजंस किए जाते हैं। अब ये तरह तरह के जो प्रोविजंस हैं वो क्या हैं, तो इसमें वेरियस प्रोविजंस आर मेड फॉर मैनेजिंग सच एंटरप्राइजेस एंड प्रोवाइडिंग देम फाइनेंशियल हेल्प। तो इसमें सरकार क्या करती है कि सरकार के जो एंटरप्राइजेस हैं उसको मैनेज करने के लिए अलग अलग प्रोविजंस बनाए जाते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए, या अगर उसको अपग्रेड करने के लिए या अपडेट करने के लिए टेक्निकली अगर फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है तो सरकार उसको भी प्रोवाइड करती है। और सरकार जो है बजट में जब पब्लिक एंटरप्राइजेस को मैनेज करने की बात करती है तो उसके प्रॉफिट्स को भी ध्यान में रखा जाता है, और बहुत सारे पब्लिक एंटरप्राइजेस का डिसइन्वेस्टमेंट भी किया जाता है, तो उन चीज़ों को भी एक तरह से बजट में जगह दी जाती है। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। सो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज इकोनॉमिक ग्रोथ और जीडीपी ग्रोथ। तो किसी भी देश के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी इकोनॉमी ग्रो करे, वहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ हो या वहाँ जीडीपी बढ़े, क्योंकि अगर जीडीपी बढ़ेगा तभी तो वेलफेयर बढ़ेगा। जीडीपी बढ़ने का मतलब होता है रियल जीडीपी बढ़े, मतलब जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, एवेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो बढ़े, प्रोडक्शन लेवल बढ़े इकोनॉमी के अंदर, उसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं, जीडीपी ग्रोथ कहते हैं। तो उसके लिए सरकार जो है वो बजट में क्या क्या प्रोविजंस करती है, तो उसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, बाय मेकिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बहुत जरूरी है, सरकार जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा ध्यान दे। इंफ्रास्ट्रक्चर आप जानते हैं क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर,
इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे आपका रोडवेज आता है, ट्रांसपोर्टेशन आता है, पावर जनरेशन आता है, एजुकेशनल फैसिलिटीज आती हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज आती हैं, एयरलाइंस आती हैं, सी पोर्ट्स आते हैं। तो ये हर चीज इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो है, टेलीकम्युनिकेशन है। तो किसी भी इकोनॉमी के अंदर जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है वहां पर इन्वेस्टमेंट तभी बढ़ता है, मतलब प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी तभी तो वहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। जैसे आज हमारे देश में एक स्लोगन हम लोग देते हैं कि मेक इन इंडिया, हम लोग एफडीआई को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। तो एफडीआई क्यों होगा? क्यों लोग बाहर से आकर हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट करेंगे? उनको फैसिलिटीज मिलेगी तभी तो करेंगे। अगर हमारे यहाँ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा, बेटर कंडीशन में होगा, तभी तो लोग इन्वेस्ट करेंगे, चाहे वो फॉरेनर्स हैं या हमारे अपने देश के लोग। इसलिए सरकार का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग करे। इंफ्रास्ट्रक्चर में नो डाउट प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन उसी में करता है जिसमें उसको फायदा होता है। लेकिन बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं या जल्दी से बेनिफिट नहीं मिलते हैं। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को तो ऑफकोर्स प्राइवेट सेक्टर की जगह गवर्नमेंट सेक्टर को इसको बढ़ाना है, उसको ही इन्वेस्टमेंट अगर उसमें कोई करेगा तो गवर्नमेंट ही करेगी। इसलिए सरकार को चाहिए, और सरकार करती भी है, बजट में सरकार जो है ये प्रोविजन रखती है कि हम रोड पे इतना पैसा खर्च करेंगे, टेलीकम्युनिकेशन में हम इतना पैसा लगाएंगे, एजुकेशन सेक्टर में हम इतना पैसा खर्च करेंगे, हेल्थ केयर पे हम इतना पैसा खर्च करेंगे। ये सारे प्रोविजंस रखे जाते हैं ताकि अलग अलग तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उसको बढ़ावा मिल सके। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इकोनॉमी का एक तरह बैकबोन होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तभी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बाय मेकिंग मोर इन्वेस्टमेंट बाय द प्राइवेट सेक्टर, या सरकार जो है वो इंड्यूस करे, इंस्पायर करे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, कि सरकार जो है वो प्राइवेट सेक्टर को कैसे इंड्यूस कर सकती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। गवर्नमेंट जो है बजट में डिफरेंट तरह की प्रोविजन, अलग अलग प्रोविजन रखती है। किस चीज के? टैक्स रिबेट के। सरकार जो है वो टैक्स रिबेट देती है, टैक्स कंसेशन मिलता है प्रोड्यूसर्स को इंड्यूस करने के लिए। सब्सिडीज रखी जाती हैं, सब्सिडीज का प्रोविजन बनाया जाता है ताकि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो एक तरह से इंस्पायर हों प्रोडक्शन करने के लिए। भाई उनको फायदा मिलेगा तभी तो वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट करेंगे। टैक्स रिबेट मिलेगा तो उसको प्रोड्यूसर को पहले ही फायदा हो जाएगा, सब्सिडी से उसको फायदा हो रहा है। तो ऑफकोर्स एक तरह से प्राइवेट सेक्टर को ये इंड्यूस करने के तरीके हैं। तो सरकार जो है इस तरह से प्रोविजंस बनाकर जो है प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेरित करती है ताकि ज़्यादा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो सके। और आज की डेट में तो जैसे साथ में एफडीआई को भी इनवाइट किया जाता है ताकि बाहर से फॉरेनर्स आए, हमारे देश में पैसा लगाएं, यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़े। प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी तो जीडीपी बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट उसमें बजट में इस प्रोविजन को तैयार करती है कि किस तरह से हम इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। एंड नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज का मतलब है कि जैसे हमारे देश में बहुत सारी स्टेट्स हैं, कुछ स्टेट्स जो हैं वो काफ़ी रिच हैं, वेल टू डू हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स काफ़ी बैकवर्ड भी हैं, पिछड़ी हुई भी हैं। और सिर्फ स्टेट्स की बात नहीं है, बल्कि एक ही स्टेट के अंदर कुछ रीजन ऐसे मिलेंगे आपको, कुछ ऐसे क्षेत्र मिलेंगे जो काफ़ी एडवांस है एक स्टेट के अंदर ही। लेकिन अगर हम उसी स्टेट के अंदर कुछ और क्षेत्रों को देखेंगे और रीजन्स को देखेंगे तो वहाँ डेवलपमेंट बहुत कम हुई है। तो ये जो रीजनल डिस्पैरिटीज है उसको कम करना, ये भी सरकार जो है उसके लिए बजट में प्रोविजन करती है। किस तरह से? उसके लिए सरकार क्या करती है? बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, इसकी तरफ सरकार ध्यान देती है कि बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ की जाए, कि हर एक क्षेत्र की, हर एक रीजन की ग्रोथ हो, बैलेंस्ड तरीके से हो, कि जो क्षेत्र पिछड़ चुके हैं डेवलपमेंट के हिसाब से
उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया जाए, वहाँ के रिसोर्सेज को ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाए, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाया जाए, वहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो सरकार जो है एक अप्रोच इसमें लगाती है, उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड ग्रोथ, रीजनल ग्रोथ। कि सरकार जो है रीजनल ग्रोथ को बैलेंस करने की कोशिश करती है। किस तरह से? उसके लिए सरकार क्या करती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। कहाँ पर? बैकवर्ड एरियाज में। बैकवर्ड एरियाज मतलब जहां पर डेवलपमेंट कम हुआ है, वहां उन एरियाज को स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में डिवाइड किया जाता है, और फिर उन एरियाज की डेवलपमेंट के लिए स्पेशल पैकेज दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और वहां पर इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा दिए जाने की वहां पर कोशिश होती है सरकार की। वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज कैसे खोली जाए, वहाँ लोकल लोगों को किस तरह से कनेक्ट किया जा सके डेवलपमेंट की प्रोसेस के साथ, उसके लिए भी सरकार जो है वो कोशिश करती है। और इसको करने के लिए एक और तरीका क्या है कि सरकार जो है वो लिबरल टैक्स लॉज बनाती है प्रोड्यूसर्स को। लिबरल टैक्स लॉज का मतलब क्या है कि वहां पर सरकार जो है प्रोड्यूसर्स को मोटिवेट करने के लिए कई तरह के जो टैक्स रेट्स हैं उसमें लिबर्टी देती है, या टैक्सेस में कंसेशन मिल जाता है, ताकि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो मोटिवेट हों ऐसे एरियाज में प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोडक्शन यूनिट खोलने के लिए, ताकि वहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट हो सके। तो ये भी सरकार जो है वो बजट में इस तरह के प्रोविजन बनाती है कि अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो है वो रीजनल डिस्पैरिटीज वाले जो एरिया हैं उनको बैलेंस्ड ग्रोथ के हिसाब से उसको डेवलप करने की कोशिश की जाती है। ऐसे प्रोविजंस बनाए जाते हैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो है वो डिसाइड करती है सरकार, और उसके बाद ऐसी पॉलिसीज बनती है ताकि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके, और वहाँ पर भी एक तरह से बैलेंस्ड ग्रोथ को जो है वो बढ़ावा मिल सके। सो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स का मतलब है जो एक तरह से कलेक्टिव यूज के लिए है, जो सामूहिक प्रयोग के लिए है। और पब्लिक गुड्स का जो प्रोडक्शन है वो प्राइवेट सेक्टर नहीं करता है, क्योंकि उसको उसमें बेनिफिट नहीं है। जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पे हैं पब्लिक गुड्स के। जिस तरह से देश की जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, या डिफेंस है, देश की सुरक्षा है, तो उसको किसको मेंटेन करना है? वो सरकार को ही करना है। सरकार जो है वो अलग अलग प्रोविजंस बनाती है ताकि इन चीजों को बरकरार रखा जाए, देश के अंदर इन व्यवस्थाओं को सही तरीके से, सुचारू रूप से, सही ढंग से मेंटेन किया जाए। और उसके लिए सरकार बजट में प्रोविजन बनाती है, खर्चा करती है अलग अलग चीजों पे। डिफेंस पे जो है जीडीपी का कितना परसेंट खर्च करना है, ये प्रोविजन रखा जाता है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, ये सारी चीजें जो है वो बजट में उनको फंड्स को एलोकेट किया जाता है। इसी तरह से जैसे अगला अगर हम पब्लिक गुड्स की बात करें तो वो क्या है, जस्टिस टू ऑल, कि सभी को जो है वो न्याय मिल सके। ये भी एक तरह से सोशल नीड है, सोसाइटी की कलेक्टिव नीड है ये पब्लिक की। सारी पब्लिक चाहती है कि सबके साथ जस्टिस हो, सबको कानून की समानता प्राप्त हो, किसी के साथ भी अन्याय हो तो वो उसको न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए देश के अंदर। ये भी एक तरह की पब्लिक गुड है, जिसका प्रोडक्शन जो है प्राइवेट सेक्टर कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसको उसमें प्रॉफिट नहीं है। तो इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए सरकार क्या करती है कि फंड्स आर एलोकेटेड थ्रू बजट फॉर मेकिंग दीज गुड्स अवेलेबल टू द पब्लिक। तो सरकार क्या करती है, बजट के अंदर प्रोविजन रखती है कि इन पब्लिक गुड्स को किस तरह से हमने प्रोवाइड करना है, उसके ऊपर कितना खर्चा आना है। इन सब चीजों के लिए सरकार बजट में प्रोविजन तैयार करती है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। देश के अंदर जो है वो रोजगार को बढ़ाना, रोजगार के अवसर पैदा करना,
ये भी सरकार की ड्यूटी है, और सरकार उसको पैदा करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ को पैदा करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो बजट में कुछ प्रोविजंस रखती है। जैसे सरकार क्या करती है उसके लिए, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थ्रू इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक एंटरप्राइजेस। सरकार क्या करती है कि जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं, जो सरकार के अपने एंटरप्राइजेस हैं, उनमें सरकार ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है ताकि वहां पर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को पैदा किया जा सके। तो गवर्नमेंट जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने के लिए पहला काम क्या करती है कि वो पब्लिक एंटरप्राइजेस में इन्वेस्टमेंट करती है, उसमें निवेश करती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, सरकार और क्या करती है, बजटरी प्रोविजंस आर मेड फॉर स्कीम्स लाइक मनरेगा या एमजी नरेगा, नाउ वी कॉल इट एमजी नरेगा, ऑफरिंग एम्प्लॉयमेंट टू पुअरर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो जैसे आप जानते हैं एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नरेगा जिसको हम कहते हैं, उसमें पुअर सेगमेंट के लिए जो है वो एक मिनिमम एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम का प्रोविजन रखा गया है कि 100 डेज का जो है उसको कम से कम हर किसी को काम मिलेगा जो पुअर सेक्शन के लोग हैं, ताकि उनके पास भी एक मिनिमम इनकम जो है वो पहुंच सके काम करने के बाद, ताकि वो अपने जीवन को, एटलीस्ट उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उसको पूरा कर सकें। So well students, if you find this video meaningful and helpful to you, so please share this to others also, who can be benefited. Thank you.